नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रोहतक, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। इंटरमीडिएट करने के बाद सोमवीर ने आगे की पढ़ाई का इरादा त्याग दिया था। अब वो कोई काम धंधा करना चाहता था। रोहतक के पास स्थित सोमवीर के गांव सिंहपुरा में कई ऐसे युवक थे जो ऊंची डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में भटकने के बाद भी बेरोजगार थे। इसी के मद्देनजर सोमवीर ने पहले ही सोच लिया था कि वो नौकरी के चक्कर में ना पड़कर अपना खुद का कोई काम शुरू करेगा जिसमें सीधा कमाई का जरिया बन जाए। सोच विचार कर उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने का फैसला किया। इस काम में ना तो ज्यादा मेहनत मशक्कत की जरूरत थी और ना ही ज्यादा भागदौड़ की। हाँ, एक अदद पूंजी की जरूरत जरूर थी जो उसने अपने पिता जयराज की मदद से थोड़े ही दिनों में एकत्र कर ली थी। उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के लिए पास के गांव गद्दी खेड़ा को चुना। सोमवीर ने गद्दी खेड़ा की जाट रामकेश के मकान में किराए का मकान लेकर अपना ऑफिस खोल लिया था। धीरे धीरे उसका काम चल निकला तो वो उसी मकान में एक दूसरा कमरा लेकर रात में भी वहीं रहने लगा। कुछ ही दिनों में वो मकान मालिक रामकेश के पूरे परिवार के साथ काफी घुल मिल गया। रामकेश के परिवार में पत्नी सरिता के अलावा 3 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ी ममता थी। ममता जब 2.5 साल की थी तभी उसे रोहतक की श्याम कॉलोनी में रहने वाली उसकी बुआ कृष्णा ने गोद ले लिया था। वो रोहतक में 12वीं में पढ़ रही थी। पिछले साल ममता रोहतक से अपने जैविक माता पिता के घर गद्दी खेड़ा गई थी। ममता 18 साल की जवान हो चुकी थी। माँ सरिता ने बेटी को देखा तो देखती रह गई। ममता ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो सरिता निहाल हो गई। ममता के आने से पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो गया था। सरिता ने फोन करके अपनी ननद कृष्णा से कह दिया कि ममता कुछ दिनों यहाँ रहने के बाद रोहतक लौटेगी, इसलिए वो उसे जल्दी बुलाने के लिए फोन ना करे। एक दिन ममता का सामना सोमवीर से हुआ तो वो उसे अपलक देखता रह गया। गोरी चिट्टी बला की खूबसूरत ममता किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दरअसल सोमवीर को ये मालूम नहीं था कि रामकेश अंकल की एक और बड़ी लड़की भी है, जिसे बचपन में ही उसके फूफा ने गोद ले लिया था। ममता ने उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखा और पल भर के लिए उसे तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। ममता और सोमवीर की ये पहली मुलाकात थी, जो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गई थी। इसके कुछ दिनों बाद जब सोमवीर को ममता से बात करने का मौका मिला तो वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। ममता को न जाने क्यों उसकी बातें अच्छी लगी। इसे उम्र का तकाजा कह सकते हैं और पहली नजर का प्यार भी, जिसमें आकर्षण की भूमिका बड़ी होती है। बहरहाल इसी के चलते सोमवीर और ममता ने भी प्यार का इजहार भी किया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सोमवीर और ममता एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। शुरू में तो सरिता और रामकेश ने ममता और सोमवीर के मिलने जुलने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वे हद से आगे बढ़ने लगे तो उनका माथा ठनका। सरिता ने ममता को समझाया कि सोमवीर अनुसूचित जाति का लड़का है, इसलिए उससे ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है। ममता ने माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दी। इसके बाद सरिता बेटी पर नजरें रखने लगी। हालांकि ममता और सोमवीर रामकेश और सरिता की नजरों से बचकर मिलते थे, पर उनकी अनुभवी आंखों को धोखा देना आसान नहीं था। पानी सिर से ऊपर जाते देख रामकेश ने सोमवीर को ममता से दूर रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसे छोटी जाति का हवाला देकर खतरनाक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। रामकेश की धमकी से परेशान सोमवीर ने ममता से कहा कि दोनों के परिवार वाले उन्हें किसी भी हाल में मिलने नहीं देंगे, इसलिए जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया गया तो उनका एक होना मुश्किल हो जाएगा। सोमवीर की बातें सुनकर ममता उसे विश्वास दिलाते हुए बोली कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। इसके बाद दोनों ने एक साथ जीने की कस्में खाई। सोमवीर जानता था कि ममता के घर वाले एक तो जाट है और दूसरे रसूख वाले दबंगी, इसलिए उसने कानून का सहारा लेकर कोर्ट में शादी करने की योजना बनाई। 24 अगस्त 2017 को ममता मौका पाकर घर से निकली और सोमवीर के पास पहुंच गई। सोमवीर उसे साथ लेकर चंडीगढ़ पहुंचा। वहां दोनों ने पहले आर्य समाज मंदिर में और फिर कोर्ट में शादी कर ली। ममता के गायब होने की बात जब उसकी मां सरिता को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता और रामकेश ने ये बात रमेश को बताई तो उन्हें ममता की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। माँ कृष्णा भी ममता की इस हरकत से सन्न रह गई थी। वे लोग रामकेश के घर आ गए।
सबने विचार विमर्श करके रोहतक के थाना आर्यनगर में सोमवीर व उसके पिता जयराज के खिलाफ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। गांव और ग्रामीण समाज में ऐसी बातें देर सवेर किसी न किसी तरह पहुंची जाती है। जिसने भी इस बारे में सुना वो इस बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लगा। जितने मुंह उतनी ही बातें होने लगी। मामला केवल प्रेम विवाह का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि जाट बिरादरी की एक लड़की ने अपने से छोटी जाति के लड़के के साथ शादी रचा ली है। रामकेश और रमेश के परिवार की बिरादरी में थू थू होने लगी। इस सब से गुस्साए रमेश ने ममता की हत्या करने का फैसला कर लिया। रमेश के इस फैसले से ममता को जन्म देने वाली मां सरिता और पिता रामकेश भी सहमत थे। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट में कहा कि ममता की इस शादी को कोर्ट रद्द घोषित करे। जब कोर्ट ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि ममता के घर वाले सच बोल रहे हैं। हकीकत जानने के बाद कोर्ट ने सोमवीर और ममता को कोर्ट में पेश होने का समन जारी कर दिया। ये बात जनवरी 2018 की है। जब दोनों कोर्ट में पेश हुए तो पता चला कि सोमवीर ने फर्जी तरीके से ममता के साथ शादी की थी। कोर्ट को धोखे में रखने के जुर्म में सोमवीर और उसके पिता को जेल और ममता को नारी निकेतन भेज दिया गया था। उसके बाद ममता को 8 अगस्त 2018 को रोहतक कोर्ट में पेश किया जाना था। इधर करनाल स्थित नारी निकेतन में रह रही ममता की खुशी देखते ही बन रही थी। लोगों ने ममता को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वो सबसे कह रही थी, आज मैं अपने घर चली जाऊंगी। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र और लेडी हेड कांस्टेबल सुशीला ममता को नारी निकेतन से लेकर रोहतक कोर्ट पहुंचे। चूंकि ममता का पति सोमवीर और ससुर जेल में थे, इसलिए सोमवीर की मां सरोज तथा छोटा भाई देवेंद्र कोर्ट पहुंचे थे। सरोज और देवेंद्र काफी डरे हुए थे, जिसकी वजह ममता के पिता की ओर से समय समय पर दी गई जान से मार देने की धमकियां थी। यहाँ तक कि ममता ने ये कहकर कई बार अपने दत्तक पिता रमेश से माफ कर देने की गुहार भी लगाई थी कि वो अपनी इस नई जिंदगी से काफी खुश है। लेकिन ममता द्वारा अपने से छोटी जाति के युवक से शादी कर लेने से बुरी तरह आहत रमेश का एक ही रटा रटाया जवाब था, ममता को मरना होगा, क्योंकि उसने सोमवीर से शादी करके हमें समाज और बिरादरी के आगे हमेशा के लिए नीचे झुका दिया है। ममता को जन्म देने वाली मां सरिता और पिता रामकेश भी उसकी जान बख्शने को तैयार नहीं थे। रमेश तथा रामकेश भी कोर्ट में मौजूद थे। 2:30 बजे कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के बाद ममता अपने साथ सरोज, देवर देवेंद्र के साथ रघु सचिवालय के गेट नंबर 2 से बाहर निकल रही थी। साथ में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र और लेडी हेड कांस्टेबल सुशीला भी थे। पांचों लोगों ने सड़क के पार पहुंचकर एक दुकान पर जूस पिया। वहां से निकलकर वे ऑटो पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से आए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने ममता को 3 गोलियां मारी। एसआई नरेंद्र ने हमलावरों को मारने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा कर पाते इससे पहले ही हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। वो सड़क पर ही ढेर हो गए। हेड कांस्टेबल सुशीला ने सरोज को बदमाशों की गोलियों से बचाने के लिए नीचे गिरा दिया था। देवेंद्र सड़क से पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका तो गोलियां उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। हमलावर उन पर और भी गोलियां चलाना चाहते थे, लेकिन गोलियां खत्म होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। हमलावरों के भाग जाने के बाद हेड कांस्टेबल सुशीला जैसे तैसे घायल ममता और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र को उठाकर पीजीआई रोहतक ले आई, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। हमलावरों को पकड़ने के लिए रोहतक में सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर तलाशी अभियान चला, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। 8 अगस्त को लेडी हेड कांस्टेबल सुनीता के बयान पर ममता और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र की संदिग्ध हत्यारों के विरुद्ध धारा 333, 353, 196, 307, 302, 34 और 120 के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। इस केस की जांच आर्यनगर की थाना प्रभारी सुनीता को सौंप दी गई। रोहतक के एसपी जसनदीप सिंह ने डीएसपी रमेश कुमार को निर्देश दिया कि इस केस से संबंधित सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। थाना प्रभारी सुनीता ने हमलावरों की तलाश में ममता के पिता रामकेश के गांव गद्दी खेड़ा में दबिश दी। वहां वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल तो मिल गई, पर वहां से कातिल फरार हो चुके थे। रामकेश और सरिता से पूछताछ करने के बाद दोनों को 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन ममता के दत्तक पिता को भी पुलिस उनके घर से गिरफ्तार कर थाना आर्यनगर ले आई। चारों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद ममता हत्याकांड के पीछे ये बात निकलकर सामने आई कि उसकी हत्या कराने में मुख्य हाथ उसके दत्तक पिता रमेश का ही था। उसकी हत्या 7 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी, जिसमें मुख्य भूमिका ममता के मौसेरे भाई मोहित उर्फ मंगलू ने निभाई थी। मंगलू ने उत्तर प्रदेश के 2 पेशेवर शार्प शूटरों को ममता की हत्या की सुपारी दी थी। दोनों शूटर हत्या के एक दिन पहले गद्दीखेड़ा गांव आ गए थे। मोहित ने अगले दिन उनके लिए एक बाइक मुहैया करवाई
और खुद शूटर्स की कार में बैठा रहा। घटना वाले दिन जब ममता अपनी सास के साथ सड़क पर चल रही थी तो उससे कुछ ही दूरी पर खड़े उसके दत्तक पिता ने हत्यारों को ममता की ओर इशारा करके उसे गोली मारने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने पहले तो ममता पर गोली चलाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सब इंस्पेक्टर नरेंद्र को रिवॉल्वर निकालते देखा तो उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद सभी गद्दीखेड़ा गांव पहुंचे। वहां खाना खाने के बाद वे अपनी कार से फरार हो गए। पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया कि ममता के मौसेरे भाई मोहित का मोबाइल फोन गद्दीखेड़ा गांव पहुंचने तक ऑन था। वहां पहुंचते ही उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। घटना वाले दिन उसकी आखिरी लोकेशन गद्दीखेड़ा गांव में ही थी। उधर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की निगरानी में ममता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके शव को मुखाग्नि उसके ताऊ के लड़के नन्ना ने दी थी। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र का शव उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किया। उस समय कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे। शहीद सब इंस्पेक्टर नरेंद्र के परिवार वालों को सरकार की ओर से 60 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है। क्योंकि नरेंद्र अनुसूचित जाति के थे, इसलिए इस दोहरे हत्याकांड में अब SC/ST एक्ट जोड़कर आगे की जांच रोहतक के DSP रमेश कुमार ने की। ममता का पति सोमवीर और ससुर जयराज अभी भी सुनेरिया जेल में बंद है। उन्हें अपने घर वालों की हत्या किए जाने की आशंका है। इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की जोर शोर से तलाश की जा रही थी। इस तलाश का नतीजा ये निकला कि सभी आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए। उसके बाद पुलिस ने सभी से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।